हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जनरेटर सेट से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करेंगे डायनेमो कंट्रोल यूनिट एवं इसके प्रकार तथा डायनेमो टेस्टिंग, कैसे डायनेमो टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह भी बता दूं मैं आप लोगों को कि ये पार्ट 2 के थ्रू आया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डायनेमो के बारे में जाना था और जनरेटर क्या होता है, DC जनरेटर, AC जनरेटर, इसके बारे में भी जाना था। तो दोस्तों, ये BRO स्टैटिक इंजन ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है 31 अक्टूबर के, उसके तहत सिलेबस बनाया गया है। और जो है कि ये सिर्फ उसी में काम नहीं करने वाला है, जितने भी हमारे ITI टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, ITI स्टूडेंट, वो जो है कि इसको देख सकते हैं, जो कि आने वाले NMDC NCL में भी टेक्नीशियन वगैरह के लिए, रेलवे और इसरो DRDO में भी काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे जो है कि वीडियो पे आते हैं दोस्तों। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, सीधे चलते हैं। डायनेमो कंट्रोल यूनिट। अब देखिए दोस्तों, डायनेमो कंट्रोल यूनिट की हमको ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहली बात, क्योंकि और ये कहाँ यूज होता है ये भी जानेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि डायनेमो कंट्रोल यूनिट वहीं यूज होगा जहाँ DC जनरेटर होगा, क्योंकि डायनेमो जो है कि DC जनरेटर का ही एक छोटा रूप है। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है कि DC जनरेटर में यूज होता है, AC जनरेटर में कंट्रोल यूनिट की यूज नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। और कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे मान के चलिए हम जो है कि आइडल इंजन की बात करते हैं, स्टैटिक इंजन की बात करते हैं। स्टैटिक इंजन चल रहा है, उससे हम कोई बैटरी चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि हम जो है कि DC करंट ये जनरेट किया, उससे हम बैटरी चार्ज किए। बैटरी चार्ज करने के बाद जो है कि उसका जो है कि हम छोटे मोटे कार्यक्रमों में उस बैटरी के चार्ज हुए का यूज कर सकें। तो उस केस में क्या होता है, इंजन कभी जो है कि बहुत हाई स्पीड पे चलता है, जिसके वजह से हमारी बैटरी जो है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से बैटरी हमारी ओवर चार्ज होने लगती है। या जो है कि इंजन जो है कि आइडल स्पीड पे जो है कि उतना अच्छा पावर जनरेट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या है, हमारी बैटरी कम चार्ज हो पाती है। या फिर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल गाड़ियों की, तो उसमें जो है कि जैसे डायनेमो की स्पीड अगर कम, डायनेमो हम लोग जानते हैं उसमें कि जो फैन बेल्ट लगाता है, V बेल्ट लगा होता है इंजन में, उसी पुल्ली की सहायता से डायनेमो घूमता है। अगर इंजन कम स्पीड में घूम रहा है तो डायनेमो कम पावर जनरेट करेगा, अधिक स्पीड कर रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से बैटरी पे प्रभाव पड़ेगा। तो उन और कम करेगा तो लाइट हमारी धीमी भी जलेगी। तो इन सब चीज़ों को, जो फ्लक्चुएशन होता है करंट का, वोल्टेज का, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट की व्यवस्था की गई होती है। इसी के द्वारा हम जो है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं और जो है कि अपने मतलब के हिसाब से प्रॉपर वे में जो है कि करंट को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल यूनिट की टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं देख लेते हैं। टाइप्स, तो ये दोस्तों कंट्रोल यूनिट जो है जनरेटर सेट में 3 प्रकार का यूज किया जाता है DC जनरेटर सेट में। पहला है थर्ड बुश कंट्रोल प्रणाली, थर्ड बुश कंट्रोल प्रणाली, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है हमारा, कट आउट सिस्टम, कट आउट। तीसरा क्या है दोस्तों, करंट वोल्टेज, तीसरा हमारा है करंट वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम दोस्तों, रेगुलेटर सिस्टम। तो ये 3 विधियां जो है कटआउट में यूज की जाती हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब जो है कि थर्ड बुश कंट्रोल यूनिट इस पे। तो दोस्तों, थर्ड बुश कंट्रोल यूनिट हमारे क्या है, ये बहुत पहले ज़माने के जो है कि स्टैटिक इंजनों में या गाड़ियों में जो है यूज होता था। इसमें हम लोग जानते हैं कि डायनेमो में जो है कि दो कार्बन बुश यूज होते हैं, 2 कार्बन बुश यूज होते हैं। और तीसरा बुश, इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन बुश के अलावा एक तीसरा भी कार्बन बुश यूज किया जाता है, जिसके वजह से जो है कि हम डायनेमो के वोल्टेज पे अधिक या कम होने को हम कंट्रोल कर सकें। इसमें दोस्तों क्या होता था, जैसे 2 कार्बन बुश लगते हैं तो वहाँ से कम्यूटेटर से जब हमको करंट प्राप्त होता था, तो वहाँ से करंट प्राप्त, DC जो करंट हमारा है वो प्राप्त होता था। तो उसका कुछ हिस्सा, कार्बन बुश से कुछ हिस्सा जो है कि हमारा करंट कहाँ चला जाता था, फील्ड कॉइल में भी चला जाता था। फील्ड कॉइल में जाने की वजह से हमारा अगर डायनेमो चलता गया, स्पीड में चलता गया, तो कार्बन बुश पे जो जनरेट हुआ वो
करंट और प्लस फील्ड कॉइल में थोड़ा सा चला गया, इसके वजह से क्या होता था, डायनेमो की पावर बढ़ती चली जाती थी, जिसकी वजह से वो बैटरी को ओवरचार्ज करने लगता था, जिससे हमारा जो है कि बैटरी फॉल्ट होने के ज़्यादा केसेस रहते थे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि तीसरे कार्बन बूस्ट को यूज करते हैं। इसको जो है कि ये एडजस्टेबल होता है दोस्तों, जो तीसरा कार्बन बूस्ट होता है, ऐसे हम लोग देखेंगे तीसरा कार्बन बूस्ट हमारा एडजस्टेबल होता है, उसको हाथ से स्क्रू के द्वारा जो है कि एडजस्ट कर दिया जाता है, बॉडी पे लगा होता है। और ये दोस्तों एडजस्ट कर, अगर इसके नुकसान भी हैं, करंट बूस्ट कंट्रोल के नुकसान भी हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये एडजस्ट हो गया तो जो है कि हमारा क्या है कि बैटरी जो लाइट धीमी जलेगी गाड़ी की, और जो है कि हमारी बैटरी देख लेते हैं दोस्तों, अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये एडजस्ट हो गया तो ये लाइट जो हमारी गाड़ियां हैं उसकी लाइटें धीमी जलेंगी, और जो है कि बैटरी ओवर चार्जिंग से क्या होगा, नुकसान भी होगा। तो थर्ड बूस्ट कंट्रोल सिस्टम हमारा ये रहा दोस्तों। बाकी हम लोग आते हैं, ऐसे ही शॉर्टकट में पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि टाइम बहुत कम है। कटआउट के बारे में बात करेंगे, कटआउट का यूज क्यों होता था। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं कि डायनेमो में डीसी करंट जनरेट होता है, ये हो गया थर्ड बूस्ट। अब हम लोग बात करेंगे कटआउट के बारे में। कटआउट इसलिए ज़रूरी है कि डायनेमो एक डीसी करंट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब डायनेमो जो है कि अधिक स्पीड से चलता है, डायनेमो अधिक स्पीड से चलेगा तो पावर ज़्यादा जनरेट होगा, यानी करंट हमें ज़्यादा प्राप्त होगा कम्यूटेटर पे, और कार्बन बूस्ट के द्वारा जो है कि वो बैटरी को फिर दिया जाता है। कार्बन बूस्ट के द्वारा जो है कि एक उसमें आउटपुट फील्ड टर्मिनल लगा होता है, उस पर प्राप्त करके बैटरी को दिया जाता है, तो बैटरी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होती है। यही अगर हमारा डायनेमो धीरे धीरे आइडल स्पीड पे हो गया या कम स्पीड पे चलने लगा या फैन बेल्ट लूज हो गया हमारा, तो अगर धीरे चलने लगा तो क्या होता था दोस्तों, ये एक डायरेक्ट करंट है, तो अल्टरनेट डायनेमो हमारा धीरे चल रहा है और बैटरी हमारी ज़्यादा चार्ज हो गई है, तो करंट हमारा उल्टा आने लगता था, बैटरी से जो है कि डायनेमो की तरफ आने लगता था, जिसके वजह से जो है क्या है, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसके लिए व्यवस्था की गई थी कि कटआउट के लिए कि डायनेमो और बैटरी का करंट कनेक्शन उस स्थिति में जो है कि तोड़ दिया गया है, जिसके वजह से जो है कि डायनेमो भी सेफ रहे और बैटरी भी सेफ रहे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमारी क्या होती थी, कटआउट की व्यवस्था होती थी। कटआउट में कुछ पार्ट भी होते हैं, इनके जान लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कटआउट का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट होता है। जब अल्टरनेट ये हमारा डायनेमो धीरे चलने लगता है तो बैटरी ज़्यादा चार्ज रहती है, तो करंट वापस उल्टा डायनेमो की तरफ जाने लगता है, जिसमें जो है कि संबंध तोड़ना उनका आवश्यक हो जाता है। उसके लिए हम कटआउट का यूज करते हैं। अब कटआउट में जो है कि कुछ मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसके साथ इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद दोस्तों इसमें होता है अपना कोर होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर होता है। उसके अलावा क्या होता है, सीवी पॉइंट होता है, कांटेक्ट ब्रेकर पॉइंट जिसे बोलते हैं, सीवी पॉइंट। दोस्तों कटआउट या कोई भी कंट्रोल यूनिट में सीवी पॉइंट का मेन रोल होता है। सीवी पॉइंट हो गया, स्प्रिंग हो गया, मीटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, अमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब कटआउट में क्या है, सीवी पॉइंट हमारा स्प्रिंग की सहायता से जो है कि खुल जाती है और करंट जो है हमारा अमीटर के थ्रू बहने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, सीधे जो है कि इनका जो है कि डायरेक्ट संबंध कट जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग आते हैं सीधे करंट वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम, तीसरे सिस्टम में आते हैं। तो दोस्तों ये दो हो गए, अब तीसरे सिस्टम की बात चल रही है, करंट वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम। इसमें दोस्तों क्या होता था, थर्ड बूस्ट कंट्रोल प्रणाली में क्या है कि बहुत सारे दोष आए थे, उन दोषों को सुधार करके जो है कि करंट वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम बनाया गया। इसमें दोस्तों 3 यूनिटों का यूज होता है। करंट वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम में कितने यूनिटों का यूज होता है देखेंगे हम लोग। करंट वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम में 3 यूनिटों का यूज होता है। पहला कटआउट का यूज होता है, कट आउट का यूज होता है। दूसरा दोस्तों जो है वोल्टेज रेगुलेटर रिले का यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर
रिले, और तीसरा दोस्तों होता है हमारा करंट रेगुलेटर का यूज। कटआउट, यहाँ रिले छूट गया है, कटआउट रिले होता है, वोल्टेज रेगुलेटर रिले होता है, और तीसरा हमारा होता है करंट रेगुलेटर। ये दोस्तों तीन होते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी सीवी पॉइंट है, यहाँ पे सीवी पॉइंट इसमें भी यूज होता है, और मैग्नेटिक प्रभाव से चलता रहता है। डायनेमो हमारा चलता रहता है मैग्नेटिक प्रभाव से। जब वोल्टेज हमारा जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो कटआउट रिले जो है कि सीवी पॉइंट और स्प्रिंग लगा होता है, उसके सहायता से जो है कि अपना जो है कि सीवी पॉइंट खुल जाती है। वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो जो है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से सीवी पॉइंट जो है कि यहाँ खुल के जो है कि वोल्टेज को कंट्रोल करती है। और करंट रेगुलेटर उसी हिसाब से, करंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो सीवी पॉइंट खुल के जो है कि यहाँ पे कंट्रोल करती है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा जो है कि डायनेमो कंट्रोल से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कि पढ़ते हैं डायनेमो टेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, डायनेमो टेस्टिंग पढ़ते हैं। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा अपने हिसाब से। डायनेमो टेस्टिंग पढ़ते हैं, उसके दोस्तों जो है कि मिटाते मिटाते आप लोगों को बता दें कि डायनेमो के दोनों पोल्सों पे वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायनेमो के कितने पोलों पे वाइंडिंग की हुई होती है। तो डायनेमो के दोनों पोलों पे जो है कि वाइंडिंग की जाती है दोस्तों। ठीक है, और डायनेमो में ये भी ध्यान रखना है कि डायनेमो में चुंबकीय फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये फील्ड कॉइल के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, फील्ड कॉइल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है कि डायनेमो में किसके द्वारा जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसमें फील्ड कॉइल दे देगा, आर्मेचर दे देगा, कार्बन बुश दे देगा, कम्यूटेटर देगा। तो फील्ड कॉइल के द्वारा हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है दोस्तों। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, डायनेमो टेस्टिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, डायनेमो टेस्टिंग हम लोग देखते हैं यहाँ पे। टेस्टिंग तो दोस्तों डायनेमो में हम लोग जानते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा जो है कि करंट वो फ्लो हो रहा हो, तो उसके वजह से क्या होती है, हमारी बैटरी जो है कि ज़्यादा उच्च दर से चार्ज होने लगती है, जिसको हम हाई रेट चार्जिंग बोलते हैं। हाई रेट चार्जिंग बोलते हैं, हाई रेट चार्जिंग। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लैंप का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेस्ट लैंप विधि से जो है कि हम जो है कि हाई रेट चार्जिंग जो है चेक कर सकते हैं। अब ये दोस्तों टेस्ट ये क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कि हम लोग नॉर्मल डालेंगे। अब चेकिंग कैसे होती है, वो उसमें जो है कि लैंप होता है, बैटरी होती है, बल्ब वगैरह जलता है, तो जो है कि अपना जो है कि फॉल्ट होता है, नहीं जलता है तो नहीं होता है। तो ये सब दोस्तों जो है कि हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। हाई रेट चार्जिंग हो गया, लैंप टेस्ट विधि के द्वारा चेक किया जाता है। बाकी इसमें अगला होता है आर्मेचर टेस्टिंग। आर्मेचर टेस्टिंग ये दोस्तों जो है पूछता ज़रूर है, अगर डायनेमो से रिलेटेड अगर आ गया तो आर्मेचर टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है। तो आर्मेचर टेस्टिंग दोस्तों ग्राउलर पे की जाती है। ग्राउलर, एक ग्राउलर मशीन होती है, उस पर आर्मेचर को जो है कि बैठा दिया जाता है, और उसके बाद उसको घुमाते हैं, तो उससे जो है कि आर्मेचर की टेस्टिंग होती है। अब दोस्तों ये आर्मेचर टेस्टिंग, क्योंकि ग्राउलर मशीन जो है कि थोड़ी सी महंगी मशीन है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो इसको हम जो है कि बैटरियों बल्ब विधियों द्वारा भी कर सकते हैं, या बैटरी बल्ब विधि। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम वगैरह में आर्मेचर टेस्टिंग ग्राउलर मशीन ज़्यादा पूछता है। बाकी दोस्तों इसमें ग्राउलर आर्मेचर टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं ये भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों तीन तरह की चेकिंग होती है, तीन प्रकार से चेकिंग होती है आर्मेचर टेस्टिंग की। तीन प्रकार से टेस्टिंग होती है, तीन प्रकार की टेस्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों, पहला होता है जो है ओपन सर्किट टेस्टिंग, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा दोस्तों हमारा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब तीसरा दोस्तों हमारा होता है अर्थ टेस्ट। ठीक है दोस्तों,
तीसरा हमारा क्या होता है, अर्थ टेस्ट होता है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे 3 प्रकार की टेस्टिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया हमारा पहला क्या था, हाई रेट चार्जिंग टेस्ट हो गया, दूसरा आर्मेचर टेस्टिंग हो गया, तीसरा हम लोग यहाँ देखते हैं डायनेमो फील्ड टेस्टिंग, डायनेमो फील्ड टेस्टिंग, फील्ड कॉइल वाली टेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी बैटरी बल्ब द्वारा की जाती है, बैटरी बल्ब द्वारा। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आर्मेचर की टेस्टिंग हो गई, बैटरी जो है ज़रूरत से ज़्यादा क्यों चार्ज हो रही है, टेस्ट लैंप वाला विधि से चेक कर लिए। डायनेमो फील्ड कॉइल टेस्टिंग हो गई, बैटरी बल्ब द्वारा ये चेक कर लिए। बाकी जो है कि कार्बन बूस्ट होल्डर टेस्टिंग होती है। ये हो गया दोस्तों 1 2, और डायनेमो फील्ड टेस्टिंग 3। चौथा हम लोग देख लेंगे कार्बन बूस्ट होल्डर टेस्टिंग, कार्बन बूस्ट होल्डर टेस्टिंग होती है। इसमें दोस्तों ये होता है हमारा कि जो होल्डर लगा होता है कार्बन पे, क्योंकि कम्यूटेटर से जब हम जो है करंट को लेते हैं और ऊपर जो है कि आउटपुट टर्मिनल पे भेजते हैं, तो वहाँ पे जो है कार्बन बूस्ट के ऊपर जो है कि इंसुलेटेड होल्डर लगा होता है। वो हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से जो है कि अर्थ हो रहा है, अर्थ लीकेज हो रहा है, जिसके वजह से हमारा क्या है कि करंट जो है आउटपुट कम मिल पाएगा। तो कार्बन बूस्ट होल्डर टेस्टिंग का जो है कि हम लोग इंसुलेशन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि कि होल्डर में कहीं अर्थ तो नहीं जा रहा है, अर्थिंग तो नहीं है, जिसके वजह से वहाँ आउटपुट कम मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों बैटरी बल्ब के द्वारा हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का वीडियो, जो कि इसमें जो है कि सारे टॉपिक कवर किए गए, डायनेमो कंट्रोल, इसके प्रकार तथा डायनेमो टेस्टिंग। और वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है। एक दोस्तों पॉइंट और आपको बता देते हैं, डायनेमो जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो हमेशा आप लोग रखिएगा याद कि डायनेमो या डीसी जनरेटर दोनों एक ही होता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है, और ये जो है कि फैराडे के प्रथम नियम पे काम करता है। फैराडे ने जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से रिलेटेड 2 नियम दिए थे, तो ये प्रथम नियम पे काम करता है। प्रथम नियम क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे बोल के बता देता हूँ कि फैराडे का प्रथम नियम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सिस्टम से रिलेटेड, यदि किसी चालक में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उस चालक में विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल तभी तक उसमें एक्टिव रहता है जब तक कि जो है कि फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। यानी यहाँ सीधा सीधा इतना हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोग को ये जानना है कि डायनेमो में आर्मेचर शाफ्ट जब तक घूमती रहेगी तब तक उसमें जो है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा। और जब ही जैसे डायनेमो चलना बंद हो गया, हमारा घूमना बंद हो गया, तो वहाँ पे विद्युत बल यानी कि विद्युत वाहक बल नहीं जब जनरेट होगा ईएमएफ, जिसकी वजह से जो है कि हमारा करंट नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे टेम्परेरी, हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि इसलिए यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आप लोगों के साथ जो है कि कवर करेंगे अल्टरनेटर से रिलेटेड, एकदम ए से शुरू करेंगे, जेड तक कंप्लीट कर देंगे, जिसके बाद ये जनरेटर सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।